इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए दो टॉपिक आपके एओडी के अब बच गए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के, एक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन और दूसरा जो है मैक्सिमम मिनिमम। दोनों साथ ही चलेगा क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं। इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि भाई इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि हर इनपुट के साथ आउटपुट जो है वो हमारा इंक्रीज करता जाए, हर इनपुट के साथ आउटपुट हमारा इंक्रीज कर जाए। जैसे हमने कोई फंक्शन यहाँ ले लिया और इस टाइप की एक लाइन बना ली हमने। ये कोई भी लाइन है, आप मान लीजिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर ये इंक्रीजिंग है तो हर इनपुट के साथ इसका आउटपुट जो है वो क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। सपोज करो यहाँ x1 है, यहाँ पे एक पॉइंट हमने ले लिया क्या, दैट इज x2। तो x1 जैसे इंक्रीज हुआ, x1 पे इसका आउटपुट क्या है y1 और x2 पे इसका आउटपुट क्या है y2। तो ये देख रहे हैं जैसे जैसे ये इंक्रीज करता जा रहा है वैसे वैसे जो है आउटपुट भी हमारा इंक्रीज करता जा रहा है। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा ये इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। ये जो एंगल है वो एक्यूट है। तो एक चीज़ हमें ये भी मिल जाती है कि अगर स्लोप पॉजिटिव हो किसी स्ट्रेट लाइन का तो वो हमारा जो होगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब दूसरी बात करें डिक्रीजिंग फंक्शन की, फिर इसके कॉन्सेप्ट से जुड़े कुछ चीज़ें समझ लें, फिर इसके कॉन्सेप्ट हम ट्राई करेंगे कि भाई क्या क्या है। यहाँ पे हमने फिर से एक लाइन खींची, ये रही लाइन हमारी, ये भी कोई स्ट्रेट लाइन है वो आपको दिख रहा है। इसकी इक्वेशन भी मान लेते हैं y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू। अब यहाँ की सिचुएशन देखो, ये हमने x1 ले लिया, यहाँ हमने x2 ले लिया। x1 पे इसका आउटपुट जो है वो क्या है, y1 है, और x2 पे इसका आउटपुट क्या है, y2 है। तो जैसे जैसे इनपुट हमारा इंक्रीज करता जा रहा है आउटपुट हमारा डिक्रीज करता जा रहा है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड द डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हो एक चीज और नजर आई है कि भाई इस लाइन का स्लोप जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है तो इसका स्लोप नेगेटिव है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि अगर स्लोप पॉजिटिव हो इसका मतलब स्लोप क्या होता है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव हो तो ये इंक्रीजिंग है, और एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव हो तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब इंक्रीजिंग की मीनिंग, ये तो स्ट्रेट लाइन है, अब इंक्रीजिंग की मीनिंग क्या, तो एक काम करते हैं, एक और ग्राफ यहाँ ड्रॉ करते हैं जो नोन ग्राफ है आपका e रेज टू द पावर x का। ये हमारा फंक्शन, हम e रेज टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा कुछ ग्राफ होगा ये ऐसे ऊपर चला गया। यहाँ की भी सिचुएशन देखिए, कहीं भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि x1 हमेशा हम पॉजिटिव पार्ट में ले, कहीं पे भी ले लो, कोई दो पॉइंट ले लो, और कहीं भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर वाले में हो रहा है इधर वाले में नहीं हो रहा तो आप उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलोगे। तो ये देखिए क्या है, x1 पे इसका आउटपुट आया y1 और x2 पे इसका आउटपुट आया y2। तो ये फंक्शन जो है वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब टर्मिनोलॉजी में बड़ा झोल टाइप का है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब क्या, जो इंक्रीज करे, इसका मतलब डिक्रीज नहीं करे। तो अब दिमाग में बात आती है कि अगर कांस्टेंट है तो ना तो इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है, फिर उस केस में आप क्या कहोगे। जैसे हमने यहाँ पे एक और ग्राफ बनाया, ये हमने खींच लिया कि ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। आप बोलो कि सर ग्राफ ऐसा हो कुछ, y इज इक्वल टू ए। अब इसको आप क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू ए। अब इसको क्या बोलोगे, तो x1 पे भी सेम आउटपुट, x2 पे भी सेम आउटपुट, x3 पे भी सेम आउटपुट।
तो कहानी ये है कि भाई डिक्रीज तो नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है, राइट। इस केस में हर कोई भी पॉइंट लोगे ये इंक्रीज करेगा, तो इस टाइप के फंक्शंस को हमने क्या बोला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन को क्या बोला हमने, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इस टाइप के फंक्शन को क्या बोला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको क्या बोला, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोला, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो दो बातें पक्की हो गई। अगर y को हमने fx लिखा तो यहां से एक कंडीशन दिख रही है कि इफ x1 इज लेस देन x2 देन f of x1 इज लेस देन f of x2। यहां से हमें सिचुएशन क्या दिख रही है कि x1 इज लेस देन x2, दिस implied by f of x1 is greater than f of x2। तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे क्या है, वही सेम सिचुएशन है, यही वाली। और यहाँ पे क्या है कि f of x1 is less than x2, this implied by f of x1 either equal to x2 और less than x2। तो इसको आप क्या बोलोगे, दैट इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। कम से कम डिक्रीज तो नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है। सिमिलरली हमारा नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन भी आ सकता है। तो हमने यहाँ पे एक काम किया, एक और फंक्शन ऐसे लेते हैं और ये बताइए मुझे कि ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, बोथ है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्या है ये। हमने एक फंक्शन लिया ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे गई, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन ऐसे स्ट्रेट हो गई, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। फिर ये स्ट्रेट लाइन हमारी ऐसे ऊपर गई और फिर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आप बोलो यहाँ पे देखो वो कम नहीं हो रहा है, फिर ये इंक्रीज करने लगता है, फिर ये कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन आपके पास ये है कि x1 इज लेस देन इक्वल टू x2, दिस implied by either f of x1 is less than equal to f of x2, या तो इक्वल होगा या x2 उससे बड़ा होगा। तो इस टाइप के फंक्शन को हमने क्या बोला, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। सॉरी, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब स्ट्रिक्टली भी हटा दें, ये नॉन भी हटा दें, सिंपल बोले कि ये फंक्शन जो है वो हमारा क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। मतलब इंक्रीज करेगा, कभी डिक्रीज नहीं करेगा। और पीछे वाले पार्ट में क्या था, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये कभी भी ऐसी सिचुएशन इक्वालिटी की कंडीशन कभी भी आएगी नहीं। इसमें क्या है, इक्वालिटी की कंडीशन आ सकती है। सिमिलरली हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा होगा, तो हमने ये ग्राफ बनाया, ये क्या ग्राफ ऐसे कुछ बना, एक फंक्शन जो है वो ऐसे आया, फिर थोड़ी देर के बाद वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, फिर वो जो है वो फिर डिक्रीज किया, फिर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो इस केस में क्या है, ये केस वही वाला केस है कि आपके पास x1 इज लेस देन x2, दिस implied by f of x1 is less than equal f of x1 is greater than equal to f of x2। तो इसको हम बोलेंगे क्या, दैट इज कॉल्ड द डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली नहीं बोलेंगे। तो चार टर्मोलॉजी हमने सीख ली। अब उसके बेसिस पे जो है हम ये सारे रिजल्ट लिख रहे हैं कि if x1 is less than x2, this implied by f of x1 is less than f of x2, then fx is a strictly increasing function। ठीक है।
या सेम स्टेटमेंट को हम दूसरे तरीके से देखें, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो आपके पास क्या होगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं होगा। इस पे थोड़ी सी बहस और होगी, वो थोड़ी देर बाद। सेकंड हमने देखा क्या, एफ x1 is less than x2, this implied by f of x1 is greater than f of x2, then fx is a strictly decreasing function. The third one, if x1 is less than x2, this implied x1 is less than x2, this implied by f of x1 is less than equal to f of x2, then fx is इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का ये चक्कर है। इस वाले केस में आप ये भी ले सकते हो कि अगर एफ डैश एक्स हमारा नेगेटिव हो, वो स्ट्रेट लाइन में हमने देखा था, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। द फोर्थ वन कि एफ x1 is less than x2, this implied by f of x1 is greater than equal to f of x2, then fx is डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब ये टर्मोलॉजी जरा ध्यान से देख लीजिए। इसको बोला हमने स्ट्रिक्टली फंक्शन, इसको बोला हमने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको हमने बोला इंक्रीजिंग फंक्शन, या इसको हम बोल सकते हैं क्या, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, जो डिक्रीज नहीं कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है या कांस्टेंट रह रहा है। ये क्या है, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, या तो डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये चार टर्मोलॉजी आपकी क्लियर हो गई। अब उसके बाद से एक आएगा आपके पास, हाँ एक मिनट, शुभम आ गया। हाँ बोलो शुभम। सर आपने बताया कि x1 इज लेस देन x2 है, तो f of x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f of x2, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। हाँ बिल्कुल होगा जी। तो इसका मतलब f of x1 चाहे ग्रेटर देन f of x2 हो या फिर f of x1 इधर वेट, तुम सिर्फ ग्राफ देखो क्या है। ये वाला है डिक्रीजिंग का, डिक्रीजिंग चाहिए तुम्हें इंक्रीजिंग चाहिए, पहले ये देख लो। डिक्रीजिंग वाला चाहिए, फोर्थ पॉइंट। चलिए फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ से आप ले लीजिए जितनी मर्जी, आप यहाँ से आप पॉइंट ले लो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इधर कोई पॉइंट ले लें हम, ये ले लें, इधर कोई पॉइंट ये ले लें। थोड़ी देर के लिए इसको x1 x2 मानते हैं। कौन बड़ा है, y1 या y2? f of x1 बड़ा है या f of x2 बड़ा है? कौन बड़ा है? f of x1। फिर यहाँ इस पॉइंट को x1 ले लो, इसको x2 ले लो, कौन बड़ा? f of x2। अच्छा x1 x2 x3 x4 जो भी है, ये सारे जो है वो राइट हैंड साइड में है, तो ये सब इससे बड़े होंगे। ये x7 लिख लिया, इसका मतलब x1 इज लेस देन x2, x2 इज लेस देन x3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन x7। अब यहाँ पे बताइए ये दोनों इक्वल हैं या अलग अलग हैं? x4 और x5 की बात करें हम, इक्वल है, सेम हाइट है, इक्वल है। मैंने लिखा x4 is less than x5 and this implies f of x4 is equal to f of x5 है? yes sir। हाँ या ना? yes sir। अच्छा फिर आगे बढ़ो, x5 और x6 में देखो, समझ में आ गई बात अब? yes sir। तो इसमें आपने बताया कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये जो है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग का मतलब वो हमेशा डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब कि हर बारी जो है वो नीचे ही जाए,
नहीं, आपने कांस्टेंट फंक्शन बताया था ना, हाँ, तो इसमें कांस्टेंट फंक्शन जो है वो नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग दोनों फंक्शन उसको मानते हैं, ना तो वो डिक्रीज कर रहा है ना इंक्रीज कर रहा है। पर इसमें तो दोनों में आ रहा है, किस डिक्रीजिंग फंक्शन में भी आ रहा है और इंक्रीजिंग में भी आ रहा है वही कांस्टेंट वही फंक्शन। वही बोल रहा हूँ ना। इसमें क्या है कि x1 और x2 है, अब कहीं पे भी ले लो x1 x2 x3 ये ले लो। यहाँ देखो, अब x1 जो है वो ग्रेटर देन x2 है, तो यहाँ पे देखिए f ऑफ x2 बड़ा है या f ऑफ x1 बड़ा है? एफ f ऑफ ऑफ एक्स। x1 इज लेस देन f ऑफ x2 दिख रहा है आपको? यस। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं x3 और x4 जो इस पैरेलल लाइन पे है, तो ये इक्वल हो जाएगा, लेकिन यस कंडीशन सर। अभी भी वही है। तो अगर इन दोनों कंडीशंस को आप कंबाइन करें तो आपके पास क्या आ रहा है, बात समझ में आ रही है? यस सर। भाई या तो इक्वालिटी की कंडीशन हो, भाई एक बच्चे के नंबर आप ऐसे समझो, एक बच्चे के नंबर जो है फोर्थ क्लास में जो है 50% आए, ठीक है, और फिर फिफ्थ क्लास में उसका 60% हो गया, सेवेंथ क्लास में फिर से वो 60% ही रहा, फिर एट्थ क्लास में वो 70% हो गया, फिर नाइन्थ क्लास में 70% रहा, फिर टेंथ क्लास में 80% हो गया, डिक्रीज तो नहीं कर रहा है ना भाई? नहीं। हाँ, तो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आज यहाँ पे एक टर्मोलॉजी और आएगी, मोनोटोनिक फंक्शन, क्योंकि ये टर्म यूज होती है उस टाइम हमारी समझ में नहीं आता है कि बेसिकली है क्या। मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जो आइदर इंक्रीज करे और डिक्रीज करे, इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, नॉट बोथ। या तो वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या सिर्फ इंक्रीजिंग हो, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो या सिर्फ डिक्रीजिंग हो, लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ना करे तो उसको हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड द मोनोटोनिक फंक्शन। अब बोलो इसका क्या मतलब है? तो मैंने एक ग्राफ यहाँ पे ले लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है, ये रहा। आपने क्या किया कि ऐसे ये बना लिया पैराबोला। अब देखो, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है, और जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। तो इस फंक्शन को आप मोनोटोनिक फंक्शन नहीं बोलोगे। बात समझ में आई? आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। अगर इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दे, पूछे कि जीरो से इन्फिनिटी तक की क्या है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर कोई फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर रहा है तो उसको आप मोनोटोनिक फंक्शन नहीं बोलोगे। मोनोटोनिक का मतलब आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं? तो भाई अब प्रोसेस क्या है कि भाई किस तरीके से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रीजन निकालेंगे। अब यहाँ पे फिर से एक ग्राफ की हमें जरूरत पड़ रही है। मैंने बोला था ना कि एफ डैश एक्स वाला पॉइंट एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे। ये है एफ एक्स आपके पास, हमें पता करना है कि ये किस रीजन में इंक्रीज हो रहा है, किस रीजन में डिक्रीज हो रहा है। तो एक तो तरीका आपका है कि आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ देख के आप सीधा बता सकते हो। दूसरा आप क्या यूज करोगे, कैलकुलस। कैलकुलस यूज करोगे तो कैलकुलस के लिए आपने सीखा कि अगर किसी भी फंक्शन का एफ डैश एक्स पॉजिटिव, मतलब उसके जितने भी टेंजेंट्स हैं वो एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहे हैं, तो वो अपने टेंजेंट के सहारे ही ऊपर बढ़ता रहता है। मेरी ये बात समझ में आ रही है? यहाँ वाला टेंजेंट ये एक्यूट एंगल, यहाँ वाला टेंजेंट इसने भी बनाया एक्यूट एंगल, इधर कोई टेंजेंट वो भी एक्यूट एंगल, और उसी टेंजेंट के बेस पे वो धीरे 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 ऊपर चलता जाता है। तो अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो इंक्रीजिंग होगा, और इधर अगर ड्रॉ करे कोई भी टेंजेंट, तो देखिए ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये वाला एंगल जो है वो क्या है, ऑब्ट्यूज है, तो ये डिक्रीजिंग होगा। तो कैलकुलस जब यूज करेंगे तो हम लिखेंगे कि अगर एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए तो फंक्शन जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव स्लोप वाले टेंजेंट के एलोंग बढ़ता रहेगा। और एफ डबल डैश एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स अगर हमारा
लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले इन दोनों को बात समझते हैं, फिर इक्वालिटी लेके वो बिना इनइक्वालिटी के हम आएंगे यहाँ पे। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, हमें निकालना है किस रीजन में ये इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहला काम होगा हमारा एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू 2x। एफ डैश एक्स को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ एफ डैश एक्स 0 है वहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। अब वो कर्व जो है वहाँ से या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर हुआ तो अपना कर्वेचर अपना शेप चेंज कर लेगा। तो 2x इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। इस 0 को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट। जहां f डैश x 0, दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, अब f डैश x हमारा 0 हो गया। अब हमें चेक करना है कि ये किधर पॉजिटिव है और किधर नेगेटिव है, तो उस क्रिटिकल पॉइंट को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब मैं पूछूं 0 के इधर कोई भी एक पॉइंट लेते हो तो f डैश x क्या होगा, पॉजिटिव, और 0 के राइट हैंड साइड में जो होगा वो क्या होगा, दैट इज f डैश x इज नेगेटिव। तो इधर वो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, और इधर वो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ये चीज दिख रही है कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक वो डिक्रीजिंग है और 0 से लेके इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग है। तो हमें करना क्या है, हमें छोटा सा एक काम करना है कि जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए तो f डैश x आप निकाल लो। कांस्टेंट फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है, ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। कांस्टेंट है तो ना डिक्रीज कर रहा है, तो उसको हम करते हैं कि उसका नेचर सेम रह रहा है। मोनोटोनिक किसको नहीं बोलेंगे, जिसका नेचर जो है वो चेंज करे। चलिए अब एक दूसरा ग्राफ लेते हैं, वहां से थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लगेगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब हमने ले लिया। अब एक्स क्यूब ले लिया तो एक्स क्यूब का ग्राफ आपको पता है, वो बना लेते हैं। ये रहा एक्स क्यूब का ग्राफ, एक्स क्यूब का ग्राफ बना, ये ऐसे आया और फिर ऐसे चला गया। आपको दिख रहा है कि इंक्रीजिंग है, आप x1 x2 जितने भी ले लें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब कैलकुलस यूज करते हैं, हमने सबसे पहले निकाला एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या आया हमारे पास, दैट इज 3x स्क्वायर। यहीं से हमें पता है कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और 0 एक ही पॉइंट पे होगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि काय को आप बोलोगे सर पुराना वाला मेथड यूज करो, x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू आपने निकाल ली, x इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको प्लॉट कर दिया, ये आपके पास है 0। आपने बोला कि इधर भी ये पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, x की कोई भी वैल्यू पुट करो, एंड एट 0 इट इज इक्वल टू 0, एट 0 इट इज इक्वल टू 0। तो कहानी क्या हुई कि ये हमेशा पॉजिटिव है और किसी एक पॉइंट पे 0 है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा है। एफ डैश एक्स का जहां साइन चेंज होगा वो इंक्रीज होके डिक्रीज होने लगेगा। ये चीज समझ में आ रही। एक और ले लेते हैं, वो भी ग्राफ आपको पता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4। कैसा ग्राफ होगा, पैराबोलिक होगा। ये पैराबोला आपने बना लिया, आपको दिख रहा है ऐसे ही कुछ बनेगा। अब कैलकुलस यूज करें तो हमने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब। हमने इक्वल टू 0 पुट कर दिया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 4x क्यूब इज इक्वल टू 0, 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या निकल गया, x इज इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, और हमेशा आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसके डोमेन के अंदर चेक करोगे। ये 0 है, यहाँ पे आप देख रहे हो एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू आपने पुट की, उसका होल क्यूब इंटू 4 पॉजिटिव, और कोई नेगेटिव वैल्यू आप पुट करोगे तो वो क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक वो हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड 0 से लेके इन्फिनिटी तक जो है ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस फंक्शन को मोनोटोनिक फंक्शन नहीं बोलेंगे, ये अलग अलग इंटरवल में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो क्वेश्चन करते हैं जो वैसे आते हैं आपके स्कूल एग्जाम वगैरह में आएंगे, पहले उनको देख लेते हैं, फिर इससे और डिटेल में कुछ डिस्कशन करनी है वो करना है।
उसने क्वेश्चन दिया कि सेपरेट द इंटरवल in which the polynomial x cube plus 8x square plus 5x minus 2 is monotonic. क्या मीनिंग होगी इसकी? तो आपके पास ये फंक्शन है fx. मोनोटोनिक मतलब या तो वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हमने fx ले लिया. fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2. तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम? एफ डैश एक्स. एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे पास? 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 5. हम चाहे तो फैक्टराइज भी कर ले. 5 3 ज़ा 15, दो फैक्टर हो जाएंगे. 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस x प्लस 5. यहाँ से कॉमन ले लिया, एक 3x प्लस 1 आ जाएगा और एक वैल्यू आ जाएगी 3x कॉमन लिया था तो x प्लस 5. अब एफ डैश एक्स के लिए वेवी कर्व बना लिया. स्कूल एग्जाम में वेवी कर्व नहीं बनाना, वेवी कर्व बना के मिटा देना. एक पॉइंट जो है वो आपके पास क्या दिख रहा है आपको? -1/3. एफ डैश एक्स 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी? -1/3 और -5. तो यहाँ ले लेते हैं -5 और यहाँ कहीं मान लेते हैं -1/3. आपको पता है कि कर्व ऐसे ही चलेगा, इधर से आया, यहाँ से होके ऊपर चला गया. अब एग्जाम में क्या करना है, ये चेक करके नीचे नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो एग्जाम में आप ऐसे लिख देना कि यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, यहाँ एफ डैश एक्स नेगेटिव है एंड अगेन यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव है. तो आपसे पूछे कहाँ मोनोटोनिक है, तो आप बोलो -∞ to -5 यूनियन -1/3 to ∞. ये फंक्शन जो है वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, मोनोटोनिक. और -5 to -1/3 ये फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया. तो इस इंटरवल के लिए वो मोनोटोनिक है, इस इंटरवल के लिए भी वो मोनोटोनिक है. इसलिए उसने पूछा जहाँ पे मोनोटोनिक हो वो इंटरवल आप सेपरेट करो. तो हमने बोल दिया इस पार्ट में ये इंक्रीजिंग और इस पार्ट में ये क्या है? डिक्रीजिंग है. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? शुभ. हाँ बोलो. सर -5 पे क्लोज इंटरवल भी लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं जी. आप देखिए इसका भी मामला समझिए. मैं इसको म्यूट करूँ एक बारी, फिर बताता हूँ. आप देखो -∞ to -5 हमने कर दिया, राइट. ये ओपन इंटरवल, सॉरी, यूनियन -1/3 to ∞ कर लिया. अब आपको पता है कि -5 पे वो क्या है? 0 है और -1/3 पे भी 0 है. दोनों जगह पे वो कांस्टेंट आ गया. तो अगर इंक्रीजिंग की बात होगी तब तो आप इंक्लूड कर सकते हो. इंक्रीजिंग की बात है तो इस पे आप इंक्लूड कर सकते हो. क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग की बात हो रही है. इंक्रीजिंग की बात मतलब नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन. तो यहाँ पे 0 हो जाएगा इन दोनों पॉइंट पे, तो वो इंक्लूड हो गया हमारा. इसमें भी हम इन दोनों को चाहे तो इंक्लूड कर सकते थे. वो वाला कॉन्सेप्ट जो है हमारा यूज होगा. मैं आपसे बोलूं कि f of -5 बताओ क्या आएगा? f of -5 यहाँ से निकाल लीजिए, ये -125. f of -5 25 into 8 कितना हो गया? 200.
और फिर -5 है, -25 एंड -2। फाइनली ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 150, तो 50 बचे 48। और f ऑफ -1/3 की बात करें, f ऑफ -1/3 निकाल लो, ये आ जाएगा -1/27 प्लस 8/9 -5/3 एंड -2। ये वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी। अब देखो, अगर स्ट्रिक्टली लेंगे तो ये वैल्यू आपकी मोर और लेस मुझे लगता है कि नेगेटिव या बहुत छोटी सी पॉजिटिव वैल्यू है, और वो वाला फंडा आपका बेकार हो जाएगा कि -1/3 इज ग्रेटर देन -5, बट f ऑफ -5 इज ग्रेटर देन f ऑफ -1/3। तो ये वहां पे जो है वो पंगा हो जाएगा। इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो आप क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं करो, सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो आप इंक्लूड कर सकते हो। क्लियर है? शुभम, हाँ बताओ। शुभम, क्लियर है। ठीक। तो अब आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें हर्ष, 1 मिनट आगे बच्चे। हाँ हर्ष बताओ। सर एक बार दोबारा बता दो, कहाँ इंक्लूड करेंगे कहाँ नहीं करेंगे। हाँ ठीक, यहाँ देखो ध्यान से, अभी अनम्यूट रखो अपना माइक। मैंने बात की कि भाई हम इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं, अगर उसने बोला मोनोटोनिक हो तो मोनोटोनिक का मतलब क्या हो गया कि इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो, राइट, दोनों ना हो, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ना कर रहा हो। अब -5 और -1/3 मोनोटोनिक था, तो हमने बोला कि भाई आप एक काम करो, ये हटा दो -1/3 और -5 को। ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट आपका पैरेलल हो जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया कि चलो इसको इंक्लूड कर लेते हैं, यहाँ पे 0 है, तो भाई ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है कि -5 इज लेस देन -1/3, तो दिस implied by f of -5 is less than or equal to f of -1/3, तभी आप इंक्रीजिंग बोलोगे ना, हाँ या ना। तो आपने f of -5 निकाला, वो 48 निकला, और f of -1/3 हमने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन एक हमें दिख रहा है नेगेटिव फ्रैक्शनल वैल्यू निकलेगी, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, इसलिए आपने उसको उस इंटरवल से बाहर निकाल दिया। ठीक है हर्ष? आ गया, हाँ हर्ष। यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम कहाँ, तो अब अगले फेज पे कि भाई हमें फंक्शन के डोमेन का भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि भाई ये तो जितने भी क्वेश्चन हमने लिए वो सारे कौन से क्वेश्चन थे, वो सारे पॉलिनोमियल थे। तो हमने एक क्वेश्चन लिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 - 4x। यहाँ पे भी सेम है कि सेपरेट द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज मोनोटोनिक, जहाँ पे फंक्शन मोनोटोनिक हो। x का डोमेन r, पॉलिनोमियल फंक्शन इसका डोमेन, तो 1 - 4x इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 4x इज लेस देन 1 और x की वैल्यू जो है 1/4 से छोटी हो। तो दोनों का फाइनल डोमेन क्या हो गया, तो डोमेन हो गया इस फंक्शन का -∞ टू 1/4। अब इसी इंटरवल में आप इसकी मोनोटोनिसिटी चेक करोगे, इस चीज़ का ख्याल रहना चाहिए। तो आपने निकाला f डैश x आपके पास आ गया 1, f डैश x आ गया हमारे पास 1 -1/1 - 4x इनटू
माइनस मतलब +4, तो या तो इधर लिखते हैं -4। तो फाइनली ये आ गया 1 - 4/1 - 4x। यहाँ ले लेते हैं 1 - 4x इज इक्वल टू 1 - 4x -4। यही होगा 1 - 4x -4, दैट मीन्स माइनस ऑफ 4x + 3 डिवाइडेड बाई 1 - 4x। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो f डैश x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई -3/4। अब फिर से एक बात दिमाग में आती है कि व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो वेयर f डैश x इज इक्वल टू 0 और f डैश x इज नॉट डिफाइंड। बोलो ये नया चक्कर आपने फंसा दिया, ये क्या चीज आ गई फिर। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ देखते हैं, इस क्वेश्चन में तो बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको एक चीज दिखेगी। मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ and that function is fx is equal to mod x। अब आप ग्राफ देख के मुझे बता सकते हो ना, ग्राफ देख के क्या बता सकते हो कि fx अगर mod x है तो -∞ से 0 तक ये इंक्रीजिंग है, सॉरी डिक्रीजिंग है, और 0 से लेके इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग है। और 0 क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट है जहां से फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होता है। और आपको पता है कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल इज fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। या आप बोलोगे जैसे f डैश x निकालना आपको सिखाया था कि f डैश x क्या होता था, तो mod x अपॉन x और फिर x का डेरिवेटिव दैट इज 1। एट 0 इट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इट इज 0/0 फॉर्म आ गई। तो f डैश x आप निकाले तो जहाँ 0 है और जहाँ नॉट डिफाइंड है, तो नॉट डिफाइंड कहाँ पे है, तो यहाँ देखिए जब इसका डिनोमिनेटर 0 हो, इसका डिनोमिनेटर 0 हो तो वो 1/4, लेकिन 1/4 हमारे डोमेन में ही नहीं है, इसलिए ये चीज़ हमें यहाँ इफेक्ट नहीं कर रही है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि जहाँ पे f डैश x 0 हो जाए और f डैश x नॉट डिफाइंड हो, नॉट डिफरेंशिएबल हो, वो भी हमारा जो होगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब फिर बात आती है कि भाई क्रिटिकल पॉइंट में क्या, तो फिर से एक बारी मैं पीछे चलता हूँ। हर्ष, हाँ बोलो। सर ये रिपीट करो तो वो इसमें है बीच में। अच्छा वॉइस नहीं आई थी। क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन मैंने बताई कि जहाँ पे फंक्शन इक्वल टू 0 हो या f डैश x नॉट डिफाइन हो, और उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया fx इज इक्वल टू mod x का। एट 0 इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड इट इज आल्सो क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे है, तो f डैश x को आप ऐसे लिख सकते हो mod x अपॉन x इंटू 1, तो 0 पे क्या आ जाएगा, ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी। या वैसे भी आपको पता है कि fx जो है वो जहाँ पे शार्प टर्न होता है वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, तो ये पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो f डैश x हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो f डैश x 0 कब हो जाए, x की वैल्यू हमारी -3/4 आ जाए और ये 1/4 हो जाए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, लेकिन 1/4 हमारे डोमेन में नहीं है, तो ये वाला पॉइंट हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन में किसी काम का नहीं है। अब फिर यहाँ से वापस आते हैं क्रिटिकल पॉइंट के कॉन्सेप्ट के लिए। क्रिटिकल पॉइंट के कॉन्सेप्ट के लिए मैंने ये वाला ग्राफ लिया। x इज इक्वल टू 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट है या नहीं है, तो आप बोलो नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसलिए नहीं है क्रिटिकल पॉइंट क्योंकि दोनों साइड f डैश x का साइन चेंज नहीं हो रहा। चेंज होगा तभी क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्रिटिकल सिचुएशन क्या होती है कि भाई कोई आदमी जी रहा है और अचानक जो है वो मर गया किसी ईयर में, तो वो पॉइंट उसका क्रिटिकल है। बीमार हुआ और फिर ठीक हो गया तो वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, वो उसको क्रिटिकल पॉइंट नहीं मानते।
तो इसका मतलब यहाँ पे दो बातें और याद रखनी है कि भाई ये 0 होगा, और साथ में क्रिटिकल पॉइंट के लिए ये भी है कि एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन। एफ डैश एक्स अपना साइन भी चेंज करे, अगर साइन चेंज नहीं कर रहा है तो वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। उस केस में फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। चलिए अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये लास्ट पॉइंट हमारा क्या है 1/4, क्योंकि इसी डोमेन में चेक करना है, और एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारे पास -3/4। अब कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, तो कोई एक पॉइंट हम पुट कर लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट पुट कर लें। -3/4 और 1/4 के बिटवीन हम एक पॉइंट पुट कर लेते हैं, ये 0.1 पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये 0.1 है। यहाँ पे 0.1 करे तो ये कितना आ जाएगा, log ऑफ 0.1 तो 0.6। इसका बेस क्या है, e है, राइट। अब ये बड़ा है या ये बड़ा है, ये बताइए, या इसकी अल्टीमेट वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? इस रीजन में ये पॉजिटिव या नेगेटिव? बताओ भाई, आप बोलो सर नेगेटिव होगी, कैसे नेगेटिव होगी? तो मैं इसको इधर लिख लेता हूँ एक बार, 0.1 प्लस लॉग 0.6 था, बोलो सर इसको 6/10 लिख दो विद बेस e। आप इसको लिख लो 0.1 प्लस लॉग 6 विद बेस e एंड माइनस लॉग 10 विद बेस e। ये आपका 2.7 है। अगर ये 9 भी होता तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली -3 के आसपास हो जाती है। ये आपके पास क्या है, e है, ये छोटा है, ये भी उससे छोटा है, तो इन दोनों का सम जो है इससे छोटा होगा, इसलिए एफ डैश एक्स जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। और इधर क्या है, कोई दूसरी वैल्यू लेके चेक कर लेते हैं, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, कुछ भी है, -5 -6 कुछ भी पुट कर लो, तो 1 + 20 21 विद बेस ई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और यहाँ पे भी आपके पास वही है, तो ई बेस 20 है और यहाँ पे -5 है, तो वो निकाल सकते हो, उसका मल्टीपल है, तो नॉर्मली कंडीशन लगा के निकाल सकते हैं, यहाँ इंक्रीजिंग और यहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो हमारे पास क्या आ गया कि -∞ से -3/4 तक, और साइन चेंज हो रहा है, तो 3/4 हमारा क्रिटिकल फंक्शन है, क्रिटिकल पॉइंट है, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और -3, एक मिनट आ रहा हूँ शुभम, -3/4 से लेके 1/4 तक ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। हाँ शुभम बताओ, अमन बोला, शुभम बोला, आ गया शुभम, बोलो। सर वैसे देखते तो इसको मतलब x प्लस log 1 - 4x को, तो x वाला फंक्शन भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, और log 1 - 4x वाला भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये कहाँ से तुमने कह लिया कि 1 - 4x इंक्रीजिंग फंक्शन है भाई? log x विद बेस ही तो इंक्रीजिंग अच्छा फंक्शन है। वेट करो 1 - log 1 - 4x का आप जो है वो ग्राफ ड्रॉ करके देखो, और साथ में log y = x का ग्राफ ड्रॉ करो। अब दोनों फंक्शन ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन वाला काम सिखाया था थोड़ा सा, कि ऑर्डिनेट ऐड करके आप ऊपर जाते हो, ऑर्डिनेट ऐड करके आप ऊपर जाते हो, और फिर डिसाइड करते हो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन का, इन दोनों के एडिशन का ग्राफ कैसे होगा। तो जब आप करोगे तो एक टाइम जो होगा वो उससे ऊपर आ जाएगा, तो वहाँ डिक्रीजिंग होगा, और फिर यहाँ इंक्रीजिंग होगा। आई बात समझ में? तो ग्राफ प्लॉट करोगे, हाँ क्लैरिटी आएगी। ऐसे ना सोचना कभी कि भाई इंक्रीजिंग 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 हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा एक और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और।
ऐसे ही रिलेटेड एफ एक्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट पेज पे क्या जाते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो जब भी क्वेश्चन करो तो इस चीज़ का बार बार बोल रहा हूँ कि ख्याल रखो ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो रियल है, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा हमारा x माइनस 3 x माइनस 1। तो वेवी कर्व इसके लिए बनाए तो ये 1 ये 3, या तो ये इधर होगा या इधर होगा। तो फाइनल इसका डोमेन जो हो गया वो क्या हो गया, जरा वो देखिए, डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन इंटरवल यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। इसके बिटवीन आपको इसकी मोनोटोनिसिटी चेक करनी है। अब आप अपने काम पे आ गए, आपने पहले निकाला एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और साथ में यहाँ पे क्या आ गया दैट इज 2x माइनस 4। एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 2x एंड प्लस 4, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ये 3 है ये 4 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यहाँ से हम कुछ चीज़ें दिख रही हैं इसलिए मैं यही लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x लिख लें, तो यहाँ पे प्लस 9 माइनस 9 एंड प्लस 7 डिवाइडेड बाई, आप नॉर्मली उसको इक्वल टू 0 पुट करके भी निकाल सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे यहाँ दिख गया इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। यहाँ x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस √2 इज इक्वल टू 0, √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई आपके पास 3 प्लस माइनस √2। ये दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए। जहाँ एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन होगा वो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा, तो वो क्रिटिकल पॉइंट आया आपका 1 और 3, वो इसके डोमेन में नहीं है, तो इसके बारे में हमने नहीं सोचा यहाँ पे। अब हमें देखना है 3 प्लस √2, तो 3 प्लस √2 हो गया 4 पॉइंट समथिंग, तो 4 पॉइंट समथिंग है इसके डोमेन में। 3 माइनस √2, 3 माइनस √2 1 पॉइंट समथिंग है, तो 1.3 माइनस 1.414, ये क्या आएगा 6, ये 8, ये आपके पास 5, 1.586, 1.586 यहाँ है, 1 और 3 के बिटवीन है, तो इसका मतलब x की वैल्यू हम 3 प्लस √2 तो ले सकते हैं, बट x इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस √2। ठीक है जी, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला आपको, कौन सा 3 प्लस √2। अब इसको चेक कर सकते हो, हमने नंबर लाइन बनाया, उस नंबर लाइन पे गैप है, यहाँ का रीजन हमने कट कर दिया, 1 और 3 के बिटवीन हमें नहीं सोचना है, ये मिटा हुआ है, और एक क्रिटिकल पॉइंट 3 प्लस √2 आया, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया 3 प्लस √2, सॉरी ये पॉइंट हमारा है 3 प्लस √2। अब इसकी मोनोटोनिसिटी जो है वो हमें चेक करनी है, तो 1 से छोटा कुछ भी ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, ये 0, एफ डैश एक्स कहाँ है, ये रहा, एफ डैश एक्स में पुट करके चेक करना है, तो हमने यहाँ पे ले लिया ये x की वैल्यू 0 ले ली, तो 0 ले ली तो क्या आएगा देखो, नीचे तो आ गया आपके पास 3 और ऊपर क्या आ जाएगा 7, तो 7/3 बचेगा, 7/3 बचेगा, इसका मतलब एफ डैश एक्स यहाँ पॉजिटिव है। 3 और 3 प्लस √2 के बिटवीन कोई एक वैल्यू आप सपोज कीजिए, तो ये 4 पॉइंट समथिंग होना है, तो 4 ले लेते हैं, 4 यहाँ पुट किया,
तो ये देखिए ये 16 माइनस 24 प्लस 7 23, ऊपर नेगेटिव, और नीचे 4 पुट करें तो 16 माइनस 16 प्लस 3, तो ये कट गया, ऊपर नेगेटिव, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स नेगेटिव है इस रीजन के लिए। और फिर 3 प्लस रूट 2 के बाद कोई वैल्यू आप पुट करके चेक कर लो, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। तो इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है? तो इंक्रीजिंग हो गया माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 प्लस रूट 2 टू इन्फिनिटी, ये हमारा इंक्रीजिंग। और 3 टू 3 प्लस रूट 2 तक ये फंक्शन जो है वो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो बताओ। चलिए आगे बढ़े फिर। तो क्या क्या बातें हो गई, एक याद करते हैं। एक तरीका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, रिकैप थोड़ा सा कर लेते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक तरीका है कि आप ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ देख के आप बता सकते हो कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है, जो हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड हमारे पास आया कि भाई आप वो तरीका यूज़ करो कि एफ ऑफ x1 अगर एफ ऑफ x2 से छोटा है तो x1 अगर x2 से छोटा हो गया तो वो इंक्रीजिंग हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और जस्ट इसके अपोजिट हो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। जो हमने ये पार्ट किया था, ये वाला पार्ट हम चेक कर सकते हैं। इस पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, अभी नहीं लग रहा है ये इतना इम्पॉर्टेंट, ये वाला, ये फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी इसका यूज़ हुआ ही नहीं, क्योंकि आपने बोला कि सर इस मेथड से तो आपने कहीं निकाला ही नहीं। इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब किसी पॉइंट पे हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात करेंगे, तो यही फंडा काम आएगा, बाकी कोई फंडा काम आने वाला नहीं है। तीसरा काम हमारा था कि भाई आप जो है वो कैलकुलस के मेथड से निकाले। कैलकुलस के मेथड से निकालने के लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट की ज़रूरत होती है। क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन आपके पास आ गई कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहाँ एफ डैश एक्स 0 हो जाए या फिर एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन हो, और एफ डैश एक्स का जो पॉइंट निकले जिसको आप क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे हो, उसके लेफ्ट हैंड एंड राइट में एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। अब फिर अभी तक तो जो हमने बात की वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की बात की। क्या डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन हो सकते हैं या नहीं? ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया कि मोनोटोनिसिटी ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर कोई डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उसकी मोनोटोनिसिटी क्या होगी, क्या वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो सकता है या नहीं? चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले जो आपका सबसे प्यारा ग्राफ जो 11th में आप सीख के आए हो, मैं ले लेता हूँ बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन, उससे आपकी बात समझ में आएगी। एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब 4 फंक्शन थे हमारे पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन एंड नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है इन चारों में से? कौन बताएगा मुझे? इन चारों में से क्या है? एफ एक्स अगर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, या फिर नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है? शुभम, हाँ बोलो। इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग, दोनों टर्मोलॉजी सेम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यस। ठीक, कैसे है इंक्रीजिंग फंक्शन? तो आप बोलो ये डिक्रीज नहीं कर रहा, आप देखते चलो। ये जो ग्राफ आपने बनाया, आप बोलो कि ग्राफ ऐसा था आपका, थोड़ा मोटा ही लाइन ले लेता हूँ, हाँ। अब बोलो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये 1 था हमारा, यहाँ पे हॉलो सर्कल, फिर यहाँ लिया 1, यहाँ से गया, ये हमारे पास 2 है, यहाँ हॉलो सर्कल, फिर से ये 2 था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे चल रहा है। तो देखिए ये वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब ध्यान से देखें तो
x1 is less than x2, this implied by f of x1 is less than equal to f of x2. एग्जाम्पल, तो आप बोलो कि 0 is less than 0.1, but f of 0 is equal to f of 0.1. दोनों इक्वल है. आपने दिखाया कि सर ऐसे भी लिख सकते हो 0 is less than 1.1, this implies f of 0 is less than f of 1.1. तो ये सिर्फ यही दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, या तो वो इक्वल हो जा रहा है या इंक्रीज वो जा रहा है. और ग्राफिकली आप देख ही रहे हो, ग्राफिकली आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट होने के बाद फिर ये जो है वो स्टेप ग्राफ था, ये ऊपर गया, ब्रेक हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, अब यहाँ से फिर यहाँ तक फिर बराबर, फिर ये नीचे तो नहीं गिर रहा, नीचे नहीं गिर रहा है. इसका मतलब ये क्या है, हमेशा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन इसको बोल सकते हैं. तो कोई भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो हमारा मोनोटोनिक हो सकता है और मोनोटोनिक नहीं भी हो सकता है, वो आपको चेक करना पड़ेगा. अच्छा, एक और ले लें हम. जो ग्राफ आपको पता है उन्हीं ग्राफ के साथ हम अभी डील कर रहे हैं, बाकी तो कुछ भी आएगा तो हम सेम कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे. fx is equal to fractional function of x for all x belongs to R. आपने बोला कि इसका भी ग्राफ आप बना लो, ये रहा, ये ग्राफ आपने बना लिया. ये y इज इक्वल टू 1 वाली एक लाइन खींच ली, यहाँ से हमने ये सारे पार्ट ड्रॉ कर लिया. ये भी हमारा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है. लेकिन जहाँ तक याद हो आपको, याद करो, यहाँ था सॉलिड सर्कल, ये है y इज इक्वल टू x. यहाँ हॉलो सर्कल, ये हॉलो सर्कल, ये हॉलो सर्कल, ये हॉलो सर्कल, ये हॉलो सर्कल और ये हॉलो सर्कल. ये है y इज इक्वल टू x माइनस 1, ये है y इज इक्वल टू x माइनस 2, ये है y इज इक्वल टू x माइनस 3. ये वाला ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये वाला ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 2. ऐसे चलता जा रहा है. हर जगह स्लोप आप देखिए, स्लोप जो है f x जो है वो पॉजिटिव आएगा. क्या ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन है या नहीं है, पूरे r के लिए, या पार्टिकुलर इंटरवल में ये मोनोटोनिक है और बाकी के लिए नहीं है? बताओ शुभम. हाँ, पर्टिकुलर इंटरवल में है सर. अच्छा, पूरे r में क्यों नहीं है? क्योंकि कभी ये इंक्रीजिंग हो जाता है, कभी डिक्रीजिंग हो जाता है. एक साथ दोनों. डिक्रीजिंग तो है ही नहीं बच्चे, कहीं हो भी सकते हैं. कहाँ बताओ. जैसे कि 0.5 से 1.5 तक लेंगे ना, तो 0.5 से 1 के बीच में तो इंक्रीजिंग है. अगर 0.5 और 1 के बीच में एक पॉइंट लेंगे और 1 से 1.5 के बीच में कोई पॉइंट लेंगे तो 1 से 1.5 के लिए वो डिक्रीजिंग आएगा. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ठीक है, यहाँ पे वो भी है और ये भी देख सकते थे. ये भी देखो, आपने यहाँ सिंपल सा बोला कि सर ये देखो डोमेन तो इसका R है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं. आपने बोला कि सर देखो 1 इज लेस देन 1 पे क्या है, 0 आ गया. तो भाई ऐसे कर लो, 0.9 इज लेस देन 1. लेकिन आप बात करो कि f ऑफ 0.9 क्या होगा, तो 0.9, और f ऑफ 1 क्या होगा, तो f ऑफ 1 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो ये उल्टी वाली कहानी आ गई. और जैसा उसने बताया कि सर आप ले लो यहाँ पे 1.1 या 1.3 और फिर इधर कोई एक पॉइंट ले लो,
ये नीचे में वो उससे बड़ा होगा लेकिन उसका आउटपुट छोटा होगा। जैसे सपोज बोले कि ये 1.5 ले लिया और इधर हमने 2.3 ले लिया। अब भी करोगे तो क्या होगा कि f of 1.5 इज ग्रेटर देन f of 2.3। तो आप बोलो इंक्रीजिंग कहाँ है, तो आप बोलो इंक्रीजिंग वाला रीजन है आपका 0 से लेके इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1, ये इंक्रीजिंग रीजन है। फिर आप इंटरवल ले लो दूसरा 1 से लेके 2 तक, ये 2 पे ओपन, यहाँ क्लोज, ये इंक्रीजिंग है। तो पार्टिकुलर इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और फिर धीरे 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 तो जो है एक आध पॉइंट हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये मोनोटोनिक फंक्शन हमारा रहेगा नहीं। तो इसलिए हमने उसको वहां से हटा दिया। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए क्या है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं कि f(x) इज इक्वल टू x raised to the power 1 upon x. Find the region where f(x) is strictly increasing function, strictly की बात हो रही, और strictly decreasing function। ये कहाँ पे strictly increasing है और कहाँ पे strictly decreasing, ये निकालना है। जरा ट्राई कीजिए आप लोग। f(x) is equal to x raised to the power 1 upon x. निकाला किसी ने? देखिए दो बातें यहाँ पे सीखनी है। आया किसी का? कैसे डिफ्रेंशिएट करते थे? तो कौन सा फंक्शन है? लॉग फंक्शन है। डोमेन क्या है? तो डोमेन एक चीज क्लियर होगी कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 0 to infinity। लॉग फंक्शन है, बेस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो e रेज टू द पावर, इसको क्या लिख लेते थे? लॉग ऑफ x रेज टू द पावर 1 अपॉन x विद बेस e, ऐसे ही करते थे ना। तो ये आ गया 1 अपॉन x लॉग x विद बेस e डिवाइडेड बाई, सॉरी, ये आ गया e रेज टू द पावर दिस। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो f डैश x हमारा होता था ex का ex ही रह गया, तो e रेज टू द पावर 1 बाई एक्स लॉग x विद बेस e, और फिर इसका डेरिवेटिव तो 1 बाई एक्स लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस log x with base e, derivative of 1 by x is minus 1 upon x square। अब ये तो जीरो होगा नहीं, यहाँ से जीरो होगा तो ये जीरो होगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस लॉग ऑफ x विद बेस e, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये जीरो। अब फिर आपको दिख रहा है ये तो आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसका मतलब यही जीरो होना है। तो 1 प्लस लॉग x विद बेस e दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई? e रेज टू द पावर -1 1 अपॉन e। अब देखिए जब 1 बाई ई से बड़ी होगी तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, और 1 बाई ई से छोटी होगी तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो डोमेन हमारा था 0 से इन्फिनिटी के बिटवीन हमें देखना था।
यहाँ पे कहीं पॉइंट ले लेते हैं 1/e। इस साइड तो पॉजिटिव होगा, कोई भी वैल्यू पुट करके आप चेक कर सकते हो। एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव और यहाँ पे एफ डैश एक्स जो है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो 0 से लेके 1/e तक ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और 1/e से लेके इन्फिनिटी तक ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, अब ये चीज़ जो है वो कभी कभी काम आती है और आपको इसके ग्राफ की कभी ज़रूरत पड़ जाए। हाँ शुभम बताओ। कुछ नहीं होगा, डोमेन 0 से इन्फिनिटी है ना सर? हाँ 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 बिल्कुल, फिर ठीक। 0 से इन्फिनिटी है, ये लिखा तो है, ये रहा डोमेन 0 to इन्फिनिटी। अब इसका ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ का जरा याद रखना है, इसका थोड़ा सा बस दिमाग में रखो। किसी क्वेश्चन के साथ कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी इनके साथ आ जाता है तो छोटी छोटी बातें, किसी किसी कोई इस टाइप का फंक्शन होता है जिसका ग्राफ पूरा रट्टा ही मार लेना, किस टाइप का कुछ होता है आपके दिमाग में रहे, ये बहुत काम आने वाला है। तो इसका ग्राफ जो होगा वो आपको समझ में आएगा। अभी 0 पे तो ये डिफाइन नहीं है, 0 इसके उसमें है ही नहीं, तो 0 पे तो हमने हॉलो सर्कल बना दिया। और 0 to इन्फिनिटी इसका ग्राफ है, 0 से स्टार्ट होगा, अप्रोचिंग टू वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। जैसे अब यहाँ से क्वेश्चन और बन गया कि आपसे पूछा जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x रेज टू द पावर 1/x की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा? क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, लेफ्ट में तो डिफाइन है ही नहीं, राइट हैंड साइड के लिए डिफाइन होगा। तो आप बोलो बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन आया तो इसको हमने ऐसे लिख दिया कि दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 h रेज टू द पावर 1/h। इसको आप मान लो y। आपने बोला दोनों साइड हमने log ले लिया, log y इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर भी log लग जाएगा तो 1/h इंटू log h। बोले 0/इन्फिनिटी ये किसकी फॉर्म है, तो ऊपर आ जाएगा 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इन्फिनिटी, और नीचे जो है वो हमारे पास क्या है 0 है। तो अब बोलो इसको ऐसे लिख लो आप, दिस इज रिटन एज लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू लॉग h। अब ये क्या हो गया जरा ये बताओ। ये इन्फिनिटी था और h इंटू लॉग h, क्या गया ये गड़बड़ है। ये हमारे पास है 1/h log h, एक मिनट, log h अपॉन h, यही है सारी कहानी। अब ये 0/0 फॉर्म तो है नहीं, ये कौन सी फॉर्म है, इन्फिनिटी अपॉन 0। और जब भी इन्फिनिटी अपॉन 0 होती है तो हमें 0/0 या इन्फिनिटी में इसको चेंज करना होता है। कैसे चेंज करें, कैसे चेंज हो ये, यहाँ से जरा इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल के दिखाओ सब, log y की। प्रशांत, जैस्पर, ओमदत्त, हाँ जैस्पर, हाँ जैस्पर बताओ। नहीं करती, इनफाइनाइट आ रही है। इनफाइनाइट आएगी कैसे भाई? 1/h आ जाएगा भाई, log h है तो इनफाइनाइट कैसे आएगा वो बताओ भाई। ये तो माइनस इन्फिनिटी बाई 0 की फॉर्म है, माइनस इन्फिनिटी बाई 0 की फॉर्म है, तो इसकी वैल्यू होगी क्या? तो अब बोलो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो है ही नहीं। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो होता था सर वो 0/0 होता था, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी होता था, आपके पास इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी होता था, इन्फिनिटी सॉरी 0 इंटू इन्फिनिटी होता था, 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0 रेज टू द पावर 0, यही सब थे सात हमारे, और एक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। ये तो है ही नहीं, माइनस इन्फिनिटी एक बहुत छोटी सी अप्रोचिंग वैल्यू है, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई, e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट मीन्स अप्रोचिंग टू 0। अब अप्रोचिंग टू 0 है तो यहीं से स्टार्ट होगा 1/e तक। आपने बोला कि ये अच्छा यहाँ ये जरा चेक करना, मैंने कुछ उल्टा उल्टा तो नहीं कर दिया।
ठीक है, 1 + 1 + है, ठीक। एफ डैश एक्स, ये हमारे पास कितना आया, ई एक बारी डेरिवेटिव देखो, 1/x log x विद बेस ई, ठीक है, 1/x इंटू 1/x प्लस, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई भाई, ये प्लस और ये है, हमने कौन सा रूल लगाया था, तो हमने प्रोडक्ट रूल लगाया था, कोसेंट रूल नहीं लगाया था। तो ये माइनस और यहाँ पे वैल्यू आ गई ई, ये हमारे पास है ई। अब ठीक है, अब चेक करते हैं, अगर ई है तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये उल्टा हो गया। तो 0 से लेके ई तक ये हमारे पास इंक्रीज करेगा और ई से लेके इन्फिनिटी तक ये डिक्रीज करेगा। तो ये 1/e की जगह हम e ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीज कर रहा है। एट e इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो हाइट होगी वो हाइट होगी e⁻⁴ और फिर वहाँ से ये डिक्रीज करना स्टार्ट होगा और डिक्रीज करते 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 कर जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, तो ये देखिए e⁻⁴ आएगा। आप इसके लिए लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हो। सेम क्वेश्चन हो गया, फिर से मैं इधर दिखाता हूँ आपको। आपसे पूछा जाए एक लिमिट का और क्वेश्चन कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x⁻⁴ फिर से वही करोगे, इसको y ले लो, y आपने लिया तो वही वाली सिचुएशन आ जाएगी कि log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x/x, log x/x। अब यहाँ से दिख रहा है ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म है, तो आपने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया, एल-हॉस्पिटल रूल लगाया, तो ये 1/x और उस x का डेरिवेटिव 1। अब इन्फिनिटी जब जाएगा तो ये किधर जा रहा है, 0 की तरफ। तो एक सिंगल हाइट पे जो है इसकी वैल्यू रह जाएगी y = e⁻⁴। इसका मतलब 1 के आसपास इसकी वैल्यू आपके पास कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ से ये एसिम्पटोट एक बन जाएगा, उसी एसिम्पटोट की ये पैरेलल रहेगा, मतलब 1 के आसपास इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, वहीं चलती रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ये पैरेलल हो जाएगा। तो ये वाला ग्राफ भी आपको क्या करना है, याद रखने का है। अब आज का काम सिर्फ इतना है आपका कि आप एनसीईआरटी उठा के वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे कि आपको सिर्फ वो सेपरेट करना है रीजन कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है। तो कल वो जो एनसीईआरटी कंप्लीट मिलनी चाहिए, मैं क्लास के टाइम ही कॉल करूँगा और मुझे आप होमवर्क दिखाओगे। फिर कल से जो है हम आगे की चीज़ें कंटिन्यू कर रहे हैं। इसको ट्रिगो के क्वेश्चन कल एक काम करना, कल तो ट्रिगो वाला पार्ट करेंगे, ट्रिगो के क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, और या मैं कल आपको जो है वो ट्रिगो की जो डाउट होंगे 2-4 डाउट लेके, और बाकी जो है वो आपको जो नेक्स्ट टेस्ट में ट्रिगो के पोर्शन आ रहे हैं वो पोर्शन जो है वो रिवाइज कराऊंगा। हाँ प्रशांत बोलो। सर एनसीईआरटी करनी है या फिर ट्रिगो? एनसीईआरटी कर लो पहले तो, ट्रिगो के कुछ क्वेश्चन कर लेना कल के लिए, 10-12 कम से कम, जिसमें आप पूछो, और असाइनमेंट की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम 2-4, और नेक्स्ट टेस्ट में तो आपका आ रहा है ट्रिगो इक्वेशन, और वो है ना क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, तो उसकी रिवीजन करवा दूंगा मैं। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की हाइट एंड डिस्टेंस भी है, तो वो साथ साथ चलता रहेगा। पीछे वाला इस उसके जो ट्रिगो रेशियो और आइडेंटिटी के, वो 10-10, 15-15 क्वेश्चन करते रहो, उनके डाउट निकाल लो, वो क्लास के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। बाकी मैं कल पढ़ाऊंगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, तो आप चाहे तो कल भी कर सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्योंकि तो परसों अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे, तो कल तो हमारा वही सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल स्टार्ट कर लेंगे, उसकी रिवीजन करा के उसके क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो कल मिलते हैं सब, कल जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। कल वही आपकी क्लास वो 7 बजे रहेगी, वो जो भी 2-3 घंटे हमारी चलेगी वो कर लेंगे, या कुछ चेंज होगा, अभी परमवीर सर से बात हो जाती है क्लास के बाद, तो वैसा कर लेंगे, वो टाइमिंग बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, कल मिलते हैं फिर।